साल 2021 में चीन से शुरू होकर दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में एक जबरदस्त झटका लगा। प्रॉपर्टी की दिग्गज कंपनी एवरग्रांडे, जो कभी चीन की तेज इकोनॉमिक तरक्की का सिंबल थी, वो दिवालिया होने की कगार पर आ गई। $300 बिलियन से ज्यादा के भारी कर्ज के बोझ तले दबी इस कंपनी की मुश्किलें दुनिया भर में फ्रंट पेज न्यूज बन गईं। क्या यह सिर्फ एक कंपनी की बदकिस्मती थी, या ये किसी बहुत बड़ी, ज्यादा सिस्टमिक प्रॉब्लम का इशारा था, जैसे कोयले की खान में कैनेरी? एवरग्रांडे कॉर्पोरेट लापरवाही का कोई अकेला मामला नहीं था, बल्कि इसकी हालत एक बहुत गहरी बीमारी का लक्षण थी। एक ऐसा क्राइसिस जिसमें अंदाजा है कि $22 ट्रिलियन इकोनॉमिक सर्कुलेशन से गायब हो गए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 2020 में आई 3 रेड लाइंस पॉलिसी, जिसका मकसद प्रॉपर्टी सेक्टर में बेहिसाब कर्ज को रोकना था, उसने अनजाने में कैटलिस्ट का काम किया और उन कमजोरियों को सामने ला दिया जिन्हें बहुत समय से छुपाया जा रहा था। चीन के $22 ट्रिलियन क्राइसिस की कहानी एम्बिशन कर्ज और उसके दर्दनाक नतीजों की एक उलझी हुई कहानी है, जब एक इकोनॉमिक चमत्कार बिखरने लगता है। एवरग्रांडे का एक छोटी कंपनी से एक विशाल कंग्लोमरेट बनने का सफर चीन के अपने तेज इकोनॉमिक बदलाव जैसा ही है। 1996 में ग्वांगझू में शुरू हुई यह कंपनी हैरान कर देने वाली रफ्तार से बढ़ी। अपने चरम पर एवरग्रांडे के 280 से ज्यादा शहरों में 1300 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे। यह बेरोक-टोक एक्सपेंशन खतरनाक तरीके से बढ़ते कर्ज के पहाड़ पर टिका था। टर्निंग पॉइंट तब आया जब अगस्त 2020 में बीजिंग की 3 रेड लाइंस पॉलिसी आई, जिसे ज्यादा फैले हुए प्रॉपर्टी सेक्टर का कर्ज कम करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद 2021 के आखिर में एवरग्रांडे के अपने बॉन्ड पेमेंट्स पर डिफॉल्ट करने से पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। इस कोलैप्स की इंसानी कीमत बहुत बड़ी रही है, जिससे हजारों एम्प्लॉयीज, सप्लायर्स और अनगिनत आम चीनी परिवार प्रभावित हुए, जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई एवरग्रांडे की प्रॉपर्टीज में लगाई थी। एवरग्रांडे जैसे प्राइवेट डेवलपर्स के हेडलाइन बनाने वाले कोलैप्स के अलावा गैप 2S चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स या LGFVs के जरिए कर्ज की एक और परत जमा हो रही है। ये क्वाजी स्टेट ओन्ड कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करती हैं, लेकिन इन्होंने कर्ज का एक धुंधला और उलझा हुआ जाल बना दिया है। LGFVs एक ग्रे एरिया में काम करते हैं, अक्सर लोकल अथॉरिटीज से मिलीजुली गारंटीज के साथ, लेकिन बिना किसी सीधी निगरानी के। 2023 तक अनुमानों के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट्स का कुल मिलाकर साफ और छुपा हुआ कर्ज $9 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया था। देश भर में सैकड़ों LGFVs अब कर्ज चुकाने के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने और डिफॉल्ट्स की ऐसी झड़ी के खतरे के बीच फंसी हुई है, जो लोकल इकोनॉमीज को तबाह कर सकती है। चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर का बिखरना और बढ़ते कर्ज की चिंताएं आम चीनी नागरिकों के लिए गहरे नतीजे ला रही हैं। लाखों परिवार, जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत प्री परचेस्ड अपार्टमेंट्स में लगा दी थी, अब अपने सपनों को बिखरता हुआ देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स सुनसान पड़ी है और वादे किए गए घर सिर्फ कंक्रीट के ढांचे बनकर रह गए हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े खतरनाक रूप से बढ़े हैं। कुछ मौकों पर तो ये 20% से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। इस व्यापक डर और अनिश्चितता का सीधा नतीजा है हाउस होल्ड सेविंग्स में जबरदस्त उछाल। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में आई ये गिरावट बीजिंग के चीनी इकोनॉमी को ज्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन की ओर रिबैलेंस करने के लक्ष्य में एक बड़ी रुकावट है। अधूरे अपार्टमेंट ब्लॉक्स और अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स की लंबी होती कतारें विश्वास के एक गहरे संकट के साफ संकेत हैं। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ चीन में एक बहुत बड़े और अक्सर अपारदर्शी शैडो बैंकिंग सेक्टर का जबरदस्त ग्रोथ देखा गया है। यह सेक्टर, जिसके पास $10 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स होने का अनुमान है, इसमें कई तरह के फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और एक्टिविटीज शामिल हैं। चीन के शैडो बैंकिंग सिस्टम की खास बातें हैं इसकी अपारदर्शिता, हाई लेवरेज और अक्सर नाकाफी निगरानी। इन खतरों का एक जीता जागता उदाहरण अगस्त 2023 में जोंगजी एंटरप्राइज ग्रुप के जबरदस्त पतन के साथ सामने आया। जोंगजी ने अपने हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से जुड़े पेमेंट्स पर डिफॉल्ट किया, जिससे मार्केट में हड़कंप मच गया। इस घटना ने चीन के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के इस अहम हिस्से में
ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और मजबूत रेगुलेशन की तत्काल जरूरत को उजागर किया। कई सालों तक रियल एस्टेट सेक्टर चीन के शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ का अनडिस्प्यूटेड इंजन था। रिलेटेड इंडस्ट्रीज को मिलाकर चीन की जीडीपी में प्रॉपर्टी सेक्टर का योगदान लगभग 30% तक होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन इस जरूरत से ज्यादा निर्भरता ने एक बड़ी कमजोरी पैदा कर दी जब यह बूम लड़खड़ाने लगा। चीन के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार गिर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार 16 महीनों से गिरावट जारी है। डेवलपर्स बिना बिके इन्वेंटोरी को निकालने के लिए अजीबोगरीब प्रमोशनल टैक्टिक्स का सहारा ले रहे हैं। चीन का प्रॉपर्टी ड्रिवन सुपर ग्रोथ का जमाना अब पक्के तौर पर खत्म हो गया लगता है। पॉलिसी मेकर्स के लिए अब चुनौती बहुत बड़ी है। इस विशाल सेक्टर की सॉफ्ट लैंडिंग कैसे की जाए बिना किसी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के। चीन का इकोनॉमिक महत्व उसकी अपनी सीमाओं से कहीं ज्यादा है। यह ग्लोबल इकोनॉमी में गहराई से जुड़ा हुआ है। चीन के अंदर कोई बड़ी मंदी या फाइनेंशियल क्राइसिस लाजमी तौर पर पूरी दुनिया में लहरें भेजता है। जो देश अपने कमोडिटीज के लिए चीनी डिमांड पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, वे खास तौर पर वल्नरेबल हैं। जर्मनी जैसी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमीज के लिए भी चीन एक अहम मार्केट है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का चीनी इकोनॉमी में काफी एक्सपोजर है। चीन के अंदर डिफॉल्ट्स की झड़ी इन विदेशी इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। कंटेजन का डर बहुत असली है। गैप 2S, क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी में फाइनेंशियल परेशानी ग्लोबल फाइनेंस के उलझे हुए नेटवर्क के जरिए तेजी से फैल सकती है। चीन को जकड़े हुए मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ एक सिक्लिकल मंदी नहीं है, बल्कि एक सिस्टेमिक ब्रेकडाउन है। समस्याएं गहरी और आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे लगता है कि ज्यादा कर्ज के जरिए ग्रोथ बढ़ाने का पुराना तरीका अब शायद कारगर नहीं होगा। कई अहम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इस असेसमेंट में योगदान करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, जो एक अनसस्टेनेबल बबल बन गया। छिपे हुए कर्ज की व्यापक समस्या, खासकर LGFVs के जरिए, ने बड़े छुपे हुए जोखिम पैदा कर दिए हैं। इस उलझन को और बढ़ाता है चीनी इकोनॉमी के कई क्षेत्रों में ट्रांसपेरेंसी की लगातार कमी। इतने बड़े और पेचीदा तरीके से जुड़े इकोनॉमिक सिस्टम को डिलेवरेज करने का रास्ता बिना किसी और ज्यादा गंभीर क्रैश के बेहद चुनौतीपूर्ण है। चीन को अब एडजस्टमेंट के एक लंबे दौर का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें धीमी ग्रोथ, दर्दनाक रिफॉर्म्स और अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज का बुनियादी पुनर्मूल्यांकन शामिल है। चीन एक फाइनेंशियल खाई के किनारे पर खड़ा है, जहां अनुमानित $22 ट्रिलियन की वैल्यू या तो खत्म हो गई है या अटक गई है। प्रॉपर्टी सेक्टर गंभीर संकट में है और लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स अनसस्टेनेबल कर्ज के बोझ तले दबे हैं। शैडो बैंकिंग सिस्टम ने अपनी अंदरूनी कमजोरी दिखा दी है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस टूट चुका है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक मुश्किल दुविधा का सामना कर रही है। कर्ज के बोझ को कम करने और इकोनॉमी में सुधार के लिए जरूरी उपायों में बड़े जोखिम हैं। चीन के ग्लोबल एम्बिशंस के लिए इस क्राइसिस के लॉन्ग टर्म नतीजे बहुत गहरे हैं। नेशनल रिजुविनेशन का चाइना ड्रीम रिफॉर्म युग शुरू होने के बाद से अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक टेस्ट का सामना कर रहा है। दुनिया सांस रोके देख रही है कि चीन इस गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निपटता है।